अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। यहाँ पर बहुत सारे मामलात हैं जो बैन अवी सतह से जुड़े हैं। पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी बैन अवी सतह पर बेहतर करता चला जा रहा है। पाकिस्तान की बात बैन अवी सतह पर अब एक से रखती है, एक वज़न रखती है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सबके पीछे वो अजीम मार्का है, वो मार्का हक है जो हमने भारत को नाको चने जमवाए। और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक नई किस्म की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन डिप्लोमेसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी और हमारी सिविल डिप्लोमेसी साथ साथ चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल है। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। ये साग डार साहब कह रहे हैं और इसमें कोई गलत बात भी नहीं होगी, इसमें कोई मुबालगा भी नहीं होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने उस मार्का हक में अपनी धाक बिठाई, उसके बाद पूरी दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया था कि जिन ममालिक में कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी पाई जाती है, उनके लिए पाकिस्तान एक बेहतर तरीके से दिफाई सलाहियत के तौर पर सामने आ सकता है, या दिफाई सलाहियत की शक्ल में उनका दिफा करने की इस वक्त पाकिस्तान में अहलियत सबसे ज़्यादा। और ये बात समझ भी आ रही है। फिर ज़रा सी पैक को लें, इस रूट को लें, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसमें पाकिस्तान की अहमियत मुसलसल उजागर हो रही है। हम ब्रिक्स की बात कर लें, हम SCO की कर लें, बार बार भारत को मुंह की खाना पड़ती है। अक़वाम मुत्तहिदा का वो इजलास जिसके अंदर पाकिस्तान ने भरपूर फ़लस्तीनियों के हक़ में, फ़लस्तीनियों के लिए और फ़लस्तीन के बारे में आवाज़ उठाई और बड़ा खुलकर इसराइल को दहशतगर्द के तौर पर बार बार कहा। और इसके खाली हम नहीं कह रहे, अमीर कतर की बात हो, तुर्किया की बात हो, दीगर ममालिक की हो, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली वो इंपॉर्टेंट मुलाकात जिससे भारत में मिर्चें लगी हुई हैं उन्हें, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान अपनी फॉरेन ओपन पॉलिसी के तहत सबको एक साथ देके चल रहा है। कोई आसान टारगेट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि वाहिद मुल्क है जिसके साथ तमाम बड़ी ताकतें खुश हैं और खुश उसलूबी से तमाम मामला अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या अफगान चैप्टर, अफगानिस्तान हमारे लिए एक सुख का सांस बन सकता है? क्या अफगानिस्तान से कोई अच्छी खबर हमारे लिए आती है? अफगानिस्तान की सरजमीन पर जो दहशतगर्दी फैलती चली जा रही है, उसका कला कमा करने के लिए बारहा बात की गई। और सरहद पार से दहशतगर्दी जो भारत करवा रहा है, उस पर अब उसका रोल पूरी दुनिया पर यहाँ हो रहा है। हमारे लिए ये बेहतर है, लेकिन क्या इस टाइम को कैपिटलाइज कर रहे हैं हम अपने दिफाई मुआहिदों के साथ साथ मुआशी मुआहिदों पर नज़र रखे हुए हैं? इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। फिर सदर जरदारी का दौरा चीन के हवाले से कह रहे हैं जी बहुत नई राहें खुली हैं और काफ़ी बेहतर रहा है। फिर जिस तरह से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर भारत काम कर रहा है, खाली पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इन तमाम ममालिक, हत्ता कि ईरान हो, इन तमाम ममालिक को इस बात का अदराक हो चुका है कि भारत इस खत्ते का दहशतगर्द मुल्क है, चौधरी मुल्क नहीं है। और इसीलिए मेरा ख्याल है भारत को अब बैकफुट पर जाना पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुँह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ UN असेंबली का वो इजलास और फिर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली एक बार फिर बड़ी खुशगवार माहौल की मुलाकात, चाइना, रशिया, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवान पाकिस्तान के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली सरवर नकवी साहब बैन अवी उमूर के माहिर भी हैं, साबिक सफ़ीर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम हज़रात के ज्वाइन करने का। अली सरवर साहब, सर जो UNGA का जो इजलास था बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान की अहमियत, हमने अरब लीग वाले इजलास में भी पाकिस्तान की मौजूदगी से इस बात का अंदाज़ा लगाया। फिर वहाँ पे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइडलाइन मुलाकात की, उस मुलाकात के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जाकर काफ़ी कुछ सामने आ रहा है। कंट्रोल संभालने की बात हो रही है गज़ा की, गज़ा के लिए कुछ थोड़ा रिलीफ की बात समझ आ रही है, कुछ ज़रा अरब ममालिक मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। आपकी नज़र में क्या वाकई इसी तरह हो रहा है जिस तरह से हमें समझ आ रहा है पाकिस्तान की अहमियत को लेकर? देखिए, बात यह है कि आपने तो जो पूरी एक तस्वीर खींची है, पाकिस्तान की अहमियत किस तरह उजागर होती जा रही है और कैसे हमारी साख दुनिया को अब कबूल करना पड़ रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा फोरम है जहाँ पे हर साल, मैं तो UN में काफ़ी दिन रहा हूँ, हर साल सारे ममालिक के सरबराह मुमलिकत, उनके हेड ऑफ स्टेट, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत से बादशाह, बहुत से
प्रेसिडेंट्स, बहुत से मुल्कों के शेख, रूलर्स, ये सारे वहाँ मौजूद होते हैं। और वो सब मिलकर मुश्तरका तौर पे वो आपस में मुलाकातें करते हैं और बहुत से मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, कुछ कंसेंसस डेवलप करते हैं। तो इस मरतबा हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी वो बड़ी जामे किस्म की एक तकरीर थी, जिसमें कि उन्होंने सारे मसाइल और खित्ते के इस्तेहकाम, अमन और इस्तेहकाम के मुतालिक, और जो ग्लोबल इश्यूज हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, तिजारत है, और इस तरह के टेररिज्म का मामला, ये दहशतगर्दी का, इन सब चीज़ों पे उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया है और अपनी पोजीशन बताई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लोबल सिनारियो है, इसके अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत अहम रोल अदा किया, और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब एक बहुत ही अहम मुल्क इस खित्ते का समझा जाता है, और आलमी सतह पे भी उसके बहुत से मामलों में उसकी कंसल्टेशन, उससे मशवरा, ये बहुत ज़रूरी समझा जा रहा है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब हालात बहुत बेहतर नज़र आ गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अब्दुल्ला गुल साहब, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है अभी, और हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें रोज़ ब रोज़ बदलती जा रही हैं और डेली की बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें एक नई डेवलपमेंट के साथ सामने आ रही हैं, लेकिन इस बात से कतई नज़र कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें अपने हवाले से देखना है। तो क्या पाकिस्तान बेहतर कार्ड्स प्ले कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान खोकर साहब, आपने मुझे दावत दी। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है मुश्किलात का शिकार है, और उसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो आपकी मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, और दूसरी चीज़ जो है वो आपको तकलीफ देती है दहशतगर्दी। अब ये दहशतगर्दी जो है, ठीक है कि हमने जो अपने दिफाई सलाहियतों को बहुत बेहतर किया है, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है कि मार्का हक के बाद हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको भी इज्जत मिली है। लेकिन साथ ही साथ जो है हमें पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है, जिसके अंदर करप्शन है, उकरबा परवरी है, बैड गवर्नेंस है, जिसका IMF और वर्ल्ड बैंक इजहार करते रहे हैं, लॉलेसनेस है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से जुडिशरी तनज़्ज़ुली का शिकार है आलमी रेटिंग के मुताबिक, और इसी तरीके से 2023 में हमारा करप्शन पे 135वां नंबर था, और अब हम दो मजीद पॉइंट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुए और 137वें नंबर पे आए हैं। आप अगर जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, आपको बैरूनी दुनिया के ऊपर जितनी मर्जी मकबूलियत मिले, लेकिन हकीकत यह है कि अंदरूनी मसाइल, जैसे आपने अभी सैलाब के अंदर देखा, मैं मानता हूं कि सुपर फ्लड था, मैं मानता हूं कि ये इंसान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन जो मेजर्स हमने पहले लेने चाहिए थे वो हम अब क्यों ले रहे हैं? बात तो ये है। बात यह है कि जब NDA में ये बता रहा था कि इस बार जो है मुतवक्का जो है फ्लड्स 25% ज़्यादा होंगे, बारिशें ज़्यादा होंगी, तो फिर क्या वजह है कि हमने उस टाइम पे जो है वो जितना भी सामान था, खेमे थे, दीगर जो अद्वियात थी, वो उस टाइम पे खरीदी नहीं। नतीजा ये हुआ कि अब उनको हम स्टार रेट्स पे खरीद रहे हैं, और ये जो चीज़ थी 5,000 रुपए का टेंट था बिलफर्ज, अब वो 25,000 रुपए का मिल रहा है। तो यानी कि ये एक जो है ना क्राइसिस जो है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि मेरे ख्याल में हमेशा जेबें भरने के चक्कर में रहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब इसमें भी कोई राय नहीं है कि दुनिया के बदलते हुए हालात के अंदर पाकिस्तान को एक अहम मुकाम मिल रहा है, लेकिन मसला यहाँ यह है कि क्या पाकिस्तान उस अहम मुकाम को जो है वो बरकरार रख पाएगा? क्या वो जो इज्जत मिल रही है या विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि थोड़ी देर के लिए है, ये भी याद रखें। देखें, भारत और पाकिस्तान का अगर तकाबली जायजा लें तो भारत की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और आप 1-1 बिलियन के लिए फिरते हैं जबकि वो $650 बिलियन के ऊपर खड़े हैं, और अमेरिका के साथ उनकी एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, चाइना के साथ 137 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इसी तरीके से उनकी इकोनॉमी जो आपका रूस के साथ है 74 बिलियन डॉलर की है। तो मतलब आप तो बहुत ही मतलब मुश्किल में पड़ जाते हैं ना, क्योंकि दुनिया जब ज़ाहिर है इकोनॉमिक एनिमल बन गई है, और तिजारत के हवाले से दुनिया, पूरी दुनिया जो है अब, क्योंकि तिजारती जंगें हो रही हैं, टैरिफ वॉर्स जो है वो लगाई जा रही हैं,
पाकिस्तान के ठीक है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका ने आपको मोस्ट फेवरेट नेशन जो है डिक्लेयर कर दिया है? क्या वो आपके साथ कोई मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता है? एक तरफ $500 मिलियन के जो हमने मुआहदात उनके साथ MOU साइन किए हैं जो कि मिनरल्स के ऊपर हैं, और वो भी एक ऐसे सूबे के अंदर जिसके अंदर इस टाइम पे दहशतगर्दी 74% जो है उसके अंदर इजाफा हुआ है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें, ठीक है कि हमें ये मायूसिया, मैं नहीं बात कर रहा, मैं होपफुल हूँ, लेकिन अगर हम होपफुल रहें कि जी हमारी गाड़ी के कार्बोरेटर ख़राब है, टायर ख़राब हैं, उसका इंजन कमज़ोर है और हम कराची का सफ़र करेंगे और बग़ैर किसी तकलीफ़ के पहुँचेंगे, मेरे ख्याल में ये दानिशमंदाना नहीं होगी बात। हाँ, हमें पहले अपनी चीज़ों को, गाड़ी को हम अपनी सही कर लें और इंशाअल्लाह ताला फिर जो 1000 किलोमीटर का सफ़र है वो भी तय हो जाएगा, और इंशाअल्लाह चाहे स्लो ही क्यों नहीं, लेकिन क्या हम अपनी डायरेक्शन मुतय्यन कर पाए हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो अरूज पकड़ रहा है, नफरतों की सियासतों को जो है फ़रोग दिया जा रहा है, और उसके हवाले से जो रियासत है वो जिस अंदाज में उसको एफिशिएंट होना चाहिए, वो मेरे ख्याल में उस तरह से, रियासत से मुराद मैं कहीं हरगिज़ अपने कौमी सलामती के इदारों की बात नहीं कर रहा, बल्कि रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जाहिर है जब आप बैड गवर्नेंस करते हैं तो उसके असरात जो है नेशनल एक्शन प्लान की शक्ल में निकलते हैं, जिसके ऊपर आपने अमल दरामद ना किया और आपने हज़ारों लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया करवा दी। और ये मासूम लोग थे, ये हमारे बहादुर सिपाह थे जिनकी जानें जो हैं वो हमने जो है वो ज़ाया होने दी, क्योंकि हमारी सियासी जो आपस में तफरका था हम उसके ऊपर काबू ना कर पाए। और यही वजह है कि जब जनरल राहील शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान की मुरतब किया तो उसके 16 नुकात पे आज तक मिनो अन जो है वो अमल नहीं हो पाया। जो 4 नुकते अफवाज पाकिस्तान के हिस्से में आते थे वो बेचारे आज तक अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन क्या हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा या जो आप सिंध में कह लें, पंजाब में कह लें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करने, ठीक है, मैं जरा इस पे आप देख लें बलोचिस्तान, हाँ बलोचिस्तान और KP में तो अरसलान भाई बात यह है कि वहाँ तो हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। ठीक है, इन 2 सूबों का आप जिक्र कर रहे हैं, जबकि KP तो कह रहा है कि अफगानिस्तान से उन्हें बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, उनसे तो बात करनी चाहिए। कहाँ अच्छी खबरें आ रही हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। ब्रिगेडियर साहब, अभी बाकी चीज़ों पर तो बात की है अब्दुल्ला गुल साहब ने, लेकिन जो अभी नेशनल एक्शन प्लान वाला मामला, फिर इंटरनली जिस तरह से दहशतगर्दी को भारत अफगानिस्तान से हवा मिल रही है और बड़े मामलात हैं, हम इसको भी एक बार फिर फेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रा पहले हम ओवरऑल सिचुएशन और फिर ज़रा दहशतगर्दी पे डिटेल भी बात करते हैं। जो पाकिस्तान कामयाबियां समेट रहा है जिस तरह से, क्या हम उसको कैपिटलाइज भी कर रहे हैं या उसकी अहलियत रखते हैं कैपिटलाइज करने की? इस्लाम, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का ज़ाहिर इमेज बहुत बिल्ड हुआ है, वे बिकम रीजनल स्टेबलाइजर, वो भी ठीक है। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दी कि हम बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, ये भी कन्फर्म है। इसके साथ और हमें बहुत दुनिया रिकग्नाइज कर रही है, बुला भी रही है, मिलना चाह रही है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी है। द इशू इज कि इसके साथ जो हमें काम करने वाले होने का 2-3 चीज़ें सिंपल। नंबर 1, टेररिज्म सर्च कर रहा है, इसके लिए फौज तो अपना काम कर रही है। फील्ड मार्शल ने कहा कि हम कुर्बानियाँ भी देंगे, शहादतें भी देंगे, देन क्या इलीगल स्पेक्ट्रम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरा कंट्रोल कर रही है। नंबर 2, क्या एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि ये मिल के जब तक ये नहीं करेंगे जड़ से ये ख़त्म नहीं हो। नंबर सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्या हम इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला रहे हैं। अभी तक माइक्रो की बात कर रहा हूँ, महंगाई उसी तरह है, अवाम दे आर नॉट हैप्पी। आपने क्या अवाम को हमने खुश किया? द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर की है वो भी नहीं है। और इसके साथ जो आपने ऑपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है 0/0 बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। आई डोंट से कि आपने उनसे जाके भी ऐसी कॉम्प्रोमाइज करें, बिकॉज आई नो कि इस वक्त नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट हैव इन डायलॉग, कहीं ना कहीं उनसे इनिशिएट डायलॉग करें और नेशनल असेंबली को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, मेक इट पॉसिबल। कुछ वहाँ से करारदाद आए जो आपको सेंस देती है, दुनिया सुनती है कि नेशनल असेंबली है, पीपल्स की ये आवाज़ है, सेनेट की आवाज़ है, वो दुनिया सुनती है। थर्ड, गवर्नेंस। देखिए, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए।
नंबर 1 गुड गवर्नेंस, फुकदान। नंबर 2 मेरिट, 0/0 मेरिट। नंबर 3 करप्शन, फुल करप्शन। और उसके लिए करप्शन को खत्म करने के लिए रूथलेस अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जब हमारा सिस्टम नहीं ठीक है तो कैसे हम करें? इतना बड़ा आपको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है। फौज को आई थिंक जितना क्रेडिट दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, वो उसको हम अभी ये शॉर्ट टर्म में जितनी जल्दी कैश करेंगे ठीक रहेगा। हमारी अमेरिका से हमेशा ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप रही है, चाहे 79 की बात कर लें, 2001 की बात कर लें। अभी भी आई फील के मुझे नहीं समझ नहीं आता कि इतना ज्यादा वो क्यों कर रहे हैं। तो इसको फायदा उठाएं। फायदा उठाने के लिए कि आप अपनी जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है वो हम खुल के बात करें। उनकी अगर माइंड मिनरल्स के लिए एक्सप्लोरेशन आनी है टीम में, वो आ जाएं, वट एवर वी वांट टू डू। लेकिन अपने घर को ठीक करें, अपनी कंट्रोल करें। ये हमने 0/0 किया हुआ है। खाली बात नहीं चाहिए। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, you cannot make achievements. You cannot tell the world that Pakistan internally is very strong. पाकिस्तान की जमहूरियत बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान के अवाम हुकूमत पाकिस्तान से बहुत खुश हैं। पाकिस्तान के अवाम इकोनॉमिकली खुश हैं क्योंकि उनको बहुत सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। ये और फिर फ्लड्स के अंदर जो हाल हो रहा है, जो अब्दुल्ला को बात है, देखें एक चीज़ अगर 8,000 का टेंट मिलता है और वो 24,000 के मिल रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? कि आप 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वरना आप ये 3 गुना ज्यादा अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। सोचें। और ये 100% है। वहां पे जो लोग होते हैं रिलीजियस एनडीएमए के, वो फायदे उठा रहे हैं। उनके लोग जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो फायदे उठा रहे हैं। ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की नहीं करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट कि आपने अभी तक एफबीआर में जो 3 से 4 हजार अरब की एक साल में सेल टैक्स इनकम टैक्स में पैसा हमारा वेस्ट होता है, उसको हमने कुछ नहीं किया। ये चिन्ह मैयर करने का कोई फायदा नहीं। आपने किया, कम से कम चले आप पहले साल टारगेट रख लेंगे, हम 500-600 या 1000 अरब की बचा लेंगे। 0/2 साल हो गए हैं, कोई पैसा बचाया? बगीर साहब, केपी और बलूचिस्तान, क्या आप भी यही समझते हैं कि वहां पर अभी हुकूमत जो, वो तो अब्दुल्ला गुल तो कह रहे हैं कि हुकूमत ही नहीं है वहां कोई उनकी नजर में? देखिए केपी की में मुझे पता है सबसे ज्यादा ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं केपी में। अभी आपके जलसे में फौज की ऑपरेशन नहीं चाहिए, सिर्फ बातचीत करें। आपके खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, रेट ऑफ कमांड को चैलेंज कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस के पर्सनल को, सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल को वो शहीद कर रहे हैं। एंड यू वांट ओनली डायलॉग। आप हाँ ये रखें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। आप पूरा ऑपरेशन करें जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। यू कांट टॉक टू देम, दिस शोज वीकनेस। हाँ, अफगान तालिबान से बात कर सकते हैं इनडायरेक्टली, यस आई एग्री। अफगान तालिबान को पुश कर सकते हैं कि इनकी इन्फिल्ट्रेशन बंद करें, बॉर्डर सील करें, अपने कमिटमेंट की दौर से की थी। चाइनीज प्रेशर डाल सकते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं है कि ईरान को हमने स्टेक होल्डर उसको क्यों शामिल किया। ईरान, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, देयर स्टेक होल्डर ये अफगानिस्तान के, इनको आप शामिल करें, इनसे बैठ के बात करें। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ना आप शेपर बनाएंगे, जब तक अफगानिस्तान पीसफुल नहीं होगा, ना आपकी कनेक्टिविटी होगी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में, ना सीपेर बनेगा, ना गवादा पोर्ट बनेगा। ये हमारे लिए तरक्की की राहें हैं। इसको देखें, अमेरिका ने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को इंडिया के प्रेजेंस से देखना बंद कर दिया। नाउ दे आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसका फायदा उठाएं, पुश करें कि किसी तरीके से इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बंद की जाए। और वो है कि आप इस वक्त ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसके ऊपर उनको हर हालत में अमेरिका को पुश करें कि इसको नकेल डालें, बंद करें, बताएं कि वी आर विक्टिम टेररिज्म। हमें ये आपकी पहले असिस्टेंस आती थी, मिलिट्री असिस्टेंस जो आती थी, वो हमने बंद की। हम अकेले काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं ग्लोबली। इतनी 24 ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में। ये सारी बातें करेंगे तो हम करेंगे। खाली ये प्राइम मिनिस्टर जाके तकरीर कर देना। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। बड़ी आपने अच्छा डिटेल तीनों बात कर रहे हैं, इसमें बहुत जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक से वापस आते हैं। अब जरा दहशतगर्दी जिसका जिक्र हुआ, यूएन असेंबली में भी उसका जिक्र हुआ, गजा की सिचुएशन पे कोई तब्दीली आने जा रही है या हो सकता है हो, और अगर आती है तो कंट्रोल जो एक मुस्लिम अफवाज के बारे में कहा जा रहा है कि संभालने का, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अली सरवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो सिचुएशन गजा के लिए डेवलप हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि एक इस चीज़ पे कंसेंसस हो रहा है कि जी मुस्लिम जो मुश्तरका मुस्लिम फ़ौज है वो वहाँ का कंट्रोल भी संभाल ले, तो क्या पाकिस्तान का उसमें भी कोई रोल देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं ये जो अभी बातें हुई हैं उस पर मैं अपना कमेंट भी देना चाहता हूं। जरूर सर, जरूर। वो ये है
वो ये है कि हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्सिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, या उर्दू में कहेंगे आलू टमाटर मिला रहे हैं। क्योंकि एक बात हो रही है हमारी खारजा पॉलिसी की, ये पाकिस्तान की ग्लोबल आलमी अहमियत की, वो उस पे मैंने बातें की थी जो आप पहले पहले सेगमेंट में मैंने आपको बताया था। अब मुल्क के जो मसाइल हैं वो मैं बशमूल बाकी दोस्तों के, मैं भी उसमें वही महसूस करता हूं कि यहाँ पे अपने हाउस को ऑर्डर में लाना चाहिए, अपने हालात को बेहतर करना चाहिए, अपने मसाइल इक्तिसादी खास तौर पे उनको दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन इस वक्त वो बात नहीं हो रही थी। जो आपने बात की थी उसके जवाब में मैंने आपको बताया था। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि अब अच्छा, इस बात में मैं ये कहूंगा कि 2011, 12, 13, 14 में जो हमारी आइसोलेशन थी, जो कि हम सारे ममालिक से दूर हो रहे थे और इंडिया का नैरेटिव चला हुआ था हर जगह। ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी गोवा में, उसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपी सेंटर डिक्लेयर होने लगा था, लेकिन नहीं हुआ। तो हम उस वक्त के आइसोलेशन के मुकाबले में इस वक्त कहीं बेहतर पोजीशन में हैं, और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी जो भारत के साथ जंग हुई उसमें जो हमारी पोजीशन आई, हमने उसको अच्छी तरह से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ख़त्म किया और इंडिया को मजबूर किया कि वो सीज फायर करे। उसके बाद बाकी जो ग्लोबल हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हुए हैं, और हम अब एक अपना रोल दुनिया में अदा कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी अब हमारी अहमियत को समझने लगा है। तो ये जो सारी चेंजेस आई हैं इसका मैंने जिक्र किया था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि हालात मुल्क में बड़े अच्छे हैं। तो अब आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का रोल गजा में क्या होगा। तो पाकिस्तान गजा के बारे में अपना मौक़िफ़ बता चुका है, अपने अपने ख्याल का इजहार कर चुका है। वहाँ तो बहुत सख्त ज्यादती है, जुल्म और तशद्दुद की मिसाल नहीं पाई जाती है जैसे जिस तरह की इजराइल ने फ़लस्तीनी कौम पे ठाया है। मैं उर्दू में सफ़ीर रहा हूँ पाकिस्तान का, और मैं जानता हूँ कि फ़लस्तीनी कौम बड़ी जानदार कौम है, बड़े लाइवली लोग हैं, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव और दुनिया चुप बैठी है। तो ये तो गजा के मामले में हमें ज़रूर पेश रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर मुस्लिम फोर्स का जिक्र आता है तो उसमें भी हमें ऑफर कर देनी चाहिए। लेकिन मामला और गंभीर है, इसलिए कि इजराइल जो है एक रोग रिजीम है, एक बिल्कुल ही पागल और बेशरम और गैर जिम्मेदार रियासत बनी हुई है। नेतन्याहू फार राइट के वजह से उनके यहाँ जो इंतहा पसंद लोग हैं उनकी सपोर्ट, उनकी हिमायत के खातिर वो फलस्तीन पे बमबारी करता है और गजा पे तशद्दुद कर रहा है। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, तो बच्चे पैदा होते हैं बेचारे, वो फिर फौत भी हो जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो है उसको पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा अली सरवर साहब, इसमें ज़रा एक चीज़ छोटी सी ऐड और कर दीजिएगा। एक तो जो बैनुल-अक़वामी ममालिक का ख़ासतौर पे मगरब है उसने रियासत तस्लीम किया, फिर फ्रांस के सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर नोबेल प्राइज़ लेना है तो पहले गजा की जंग रुकवाएं। अभी जो एक पुरअमन तरीके से इस मामले के हल की बात हो रही है उसमें ये जो अरब ममालिक और अरब कंट्रीज़ की फ़ौज की बात हो रही है, इसमें भी कोई रोल है पाकिस्तान का, और कैसे संभालेंगे वो गजा की सिचुएशन को या गजा के कंट्रोल को अरब ममालिक? मालिक की फौज तो ना होने से कुछ थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ उनके पास असला बहुत है, उनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनके पास सलाहियत नहीं है। और
बदकिस्मती से कि वो हमारे भाई हैं, तो हमें बहुत अफसोस होता है इस बात का। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे कुछ खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान कुछ हेल्प कर सकता है, इस सूरत में कोई मदद कर सकता है, और वो उस वक्त होगा जबकि बैनुल अक़वामी बरादरी तैयार हो इस बात पे कि इजराइल पे पूरा दबाव डाला जाए और ये जंग को रोका जाए। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है जिस पर बात हो रही है, ठीक है आगे जाके इसके कुछ सिचुएशन निकल सकती है, डिले पे डिले हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि अरब ममालिक की अफवाज जो हैं वो वहाँ का कंट्रोल संभाल लें, पुरअमन तरीके से मामलात को तय करें और वहाँ के लोगों की लाइफ नॉर्मल होने में तो खैर अब पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो भी वहाँ के लोग सुख का सांस लें, इसमें पाकिस्तान का भी कोई रोल देख रहे हैं? ये अरसलान, बात ये है कि ये अगर आपने देखा हो कि टोनी ब्लेयर का एक प्लान है जो उसने पेश किया, जिसमें टोनी ब्लेयर गोइंग टू बी द बॉस ऑफ दिस होल सेटअप, जो वहाँ पर जाके मॉनिटर करेगा। और उसके उन्होंने एक बोर्ड भी बना रहे हैं जिसमें अरब ममालिक के मेंबर्स होंगे, यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और कुछ इनके यूरोप के होंगे, जो इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे प्लान को। और लेकिन द पॉइंट ये वो टोनी ब्लेयर हैं, ब्रितानिया एक्स प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ये कहा था कि इराक में वेपन मैस डिस्ट्रक्शन है और उसके बेस पे अटैक हुआ और वहां से कुछ नहीं निकला, तो ही एंटी अरब। वाई फ्रॉम यूरोप, वाई नॉट कि इसका हेड जो है वो मुसलमान मुल्क का हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर अरब ममालिक को, इस्लामी ममालिक को स्टैंड लेने की जरूरत है कि सिंस इट्स अ मैटर ऑफ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर ऑल अरब इस्लामिक ममालिक, इसलिए इसके लिए यहाँ पर जो भी इसको चलाएगा, मॉनिटर करेगा, इट शुड बी फ्रॉम एनी इस्लामिक कंट्री, चाहे अरब से हो या इस्लामिक कंट्री से हो, दैट लिव पार्ट। पाकिस्तान विल हैव डेफिनेटली अ रोल, पाकिस्तान होगा, टर्की कैन आल्सो बी देयर, इंडोनेशिया कैन आल्सो बी देयर, जिनकी ट्रूप्स स्ट्रॉन्ग है और जो इसको मैनेज कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अरब ममालिक की फौज भी होनी चाहिए, वो है। लेकिन अगर टोनी ब्लेयर आते हैं, 5 साल का उनका प्लान है कि 5 साल इसको पूरा मॉनिटर करेंगे, सेट करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि फ्रांस ने रिकग्नाइज कर लिया, ब्रितानिया ने कर लिया, स्पेन ने कर लिया, पोर्चुगल ने कर लिया, क्या जुल्म और बर्बरियत वहां पर जो डेमोलिशन हो रहा है, तबाह कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें कमी आई, उनको एक रिकग्निशन का क्या फायदा हो? या तो होता नहीं कि हमने रिकाइट किया, आज के बाद वार्निंग है कि कोई वहां पर अब ये तबाह बर्बादी नहीं होगी और फूड एम्बार्गो खत्म होगा, उनको फॉरेन फूड सप्लाई होगी 0/0। इट इज ऑल प्लान, प्लीज अंडरस्टैंड। ये तो पहले 140-45 मुल्कों ने पहले से उनको रिकग्नाइज किया हुआ है, बट रिकग्निशन होगी जब वहाँ के 5 परमानेंट मेंबर, जिसमें यूनाइटेड नेशन रहता है, अगर वो करेगा फाइनल, तो फिर उसको जगह मिलेगी यूनाइटेड नेशन के अंदर। लेकिन उसके साथ सबसे पहला काम है वहां पर सीज फायर, वहां पर फूड सप्लाई। ये अरब ममालिक, इस्लामिक ममालिक, एवरीबॉडी हैज फेल्ड डिस्पाइट द फैक्ट 8 ममालिक इस्लामिक और अरब गए हैं वहां पर। वो उसने कहा कि मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है 8 ममालिक जो इजरायली कैदी हैं वापस दिला देंगे। भाई कैदी तो वापस होने ही होने हैं। द डे सीज फायर इज अफेक्टेड, आपका नेक्स्ट स्टेज ही है कि आप इजरायली कैदी वापस हो जाएंगे, उधर पैलेस्टाइनी कैदी वापस हो जाएंगे। बट अगर आप लड़ाई से पहले कार्य कराना चाहते हो कि जंगबंदी भी नहीं हो, तो व्हाट विल हैपन, यू सी। और फिर हमास को भी इनफेक्टिव करना चाहते हैं कि हमास को कोई रोल नहीं होगा इसके अंदर। वो उनकी जो शराइत है वो आपने कल में नेट सारी अवेलेबल है, पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीकनेस हमने अरब ममालिक इस्लामिक में दिखाई है। अगर उसी दिन या दोहा में हुआ था, उसके बाद कुछ कहीं नहीं कि आप अटैक की बात करें, नॉट एट ऑल। आप इकोनॉमिक सैंक्शन करें, आप और डिफरेंट आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम थे, आपके हाथ में ट्रम्प कार्ड था, उसको कर लेते तो इजराइल कर लेता है। कहीं ना कहीं हमें अपनी यूनिटी दिखानी चाहिए, जो हम नहीं दिखा रहे। वी आर वेरी हैप्पी कि 8 ममालिक को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुला के कहा कि आई वांट कि वो आप मिल के अपना इन्फ्लुएंस यूज करें हमास से और कैदी वापस कर दें। व्हाट दैट दे मेट, दे हैड मेट हिम कि सीज फायर हो, एट्रोसिटीज बंद हो, जेनोसाइड बंद हो, और उनको फूड एम्बार्गो जो इसने लगाया हुआ है वो बंद नहीं हुआ। तो ये चीजें हमें सोचनी है कि दे वो इनको परवाह नहीं है इजराइल को, बिकॉज अमेरिकन आर विद देम। इसलिए यहाँ पर भी फ्लैग
बजाय इसके टोनी ब्लेयर को प्रेसिडेंट वहां लगा दे, बॉस उस एरिया का, पूरी फौज को 5 साल के लिए आप इस्लामिक वाले को लगाएं। वाई फ्रॉम यूरोप से आप किसी मुल्क के आप एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेकर आएंगे, वो करेगा, बिकॉज देन दे वांट टू हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। और आपको पता है बरतानिया कि अमेरिका के रिजल्ट से क्या रिलेशन है, वी नो इट। यहाँ पर हमें चाहिए स्टैंड लेने का, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जितना कर सकता था किया। पाकिस्तान स्टांस हैज बीन एक्सीलेंट दिस टाइम, चाहे वो जनरल असम्बली की बात हो या दोहा की बात हो या वहाँ प्रेसिडेंट से मुलाकात हो या उससे पहले ईरान इजराइल वॉर हो, वो पाकिस्तान का स्टांस ईरान के लिए क्या था। दे हैव बीन वेरी वोकल एंड आउटस्टैंडिंग। बट पॉइंट ये कि अरब ममालिक को मिल के एक जो आपके 7 ममालिक है, दे हैव दिस वन यूनिटी, नो। तो ये यहाँ पर ये चीजें करने की जरूरत। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, ज़रा इस पर आपका व्यू, क्या इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, कोई अरब ममालिक या अरब अफवाज वहाँ पर टेक ओवर कर सकते हैं, गज़ा में कर सकते हैं, तो किस हैसियत में, कैसे होगा? दूसरा, पाकिस्तान का रोल वहाँ पे क्या होगा? देखिए अरसलान साहब, बात यह है कि पाकिस्तान अगर चाहे तो एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। इसी तरीके से कुछ अरब ममालिक हैं जिस तरह सऊदी अरब है या दीगर, वो मुआशी तौर पे बड़े जो है मेरे ख्याल में वो उनकी एक पावर है। तो करने को तो जो है किरदार बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन कतर समिट जो था वो उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो बड़ी अफसोसनाक थी, क्योंकि उन्होंने बड़ा इजीली जो है वो कह दिया कि जी ये जो है वो मजम्मत वगैरह करके बात खत्म हो गई। कम से कम अब्राहम अकॉर्ड से निकलने की धमकी दे देते, कोई 10 दिन का 5 दिन का टारगेट दे देते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा। आलम इस्लाम की जो ओवरऑल फौज है इस टाइम पे वो 1 लाखों के अंदर फौज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके पास एयरफोर्स भी है, आर्मी भी है, नेवी भी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, मिसाइल प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये क्या मतलब कुछ भी नहीं कर सकते गजा में जिस तरह से चल रहा है। देखिए ना, अमेरिका खुल खिला के अगर मदद कर सकता है तो फिर क्या आलम इस्लाम जो है फ़लस्तीन की कोई मदद नहीं कर सकता? क्या किबला दोइम के लिए अगर हम एक दिफाई मुआहदा कर सकते हैं तो क्या किबला अव्वल उतना ही अहमियत का हामिल नहीं है? क्या हमारे जो है आबाओ अजदाद उस तरफ किबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज नहीं अदा करते रहे? तो मेरा ख्याल है कि किरदार तो बहुत कुछ अदा किया जा सकता है, लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि जी बाकियों ने क्यों नहीं किया, तो देखिए हर अपनी कब्र में खुद जवाब देना है, किसी ने किसी की कब्र के ऊपर जवाब नहीं देना। हमें पाकिस्तान से मतलब है। पाकिस्तान ने माजी में भी जो है मेरे ख्याल में इसराइल को बड़ा जो है वो आड़े हाथों लिया और सीरिया जंग के अंदर जो है एक बड़ा मिसाली किरदार अदा किया। अब भी जो है वो इसराइल आपको धमकियां दे रहा है और इसराइल आपको नहीं छोड़ेगा, ये भी एक हकीकत है, आप इसको तस्लीम करें या ना करें। अब दूसरी जानिब जो है वो आलमी सलामती इदारे जो हैं, अब आप यूएन के अंदर ही देख लें कि यूएन में एक दहशतगर्द को जो है, जो कि आईसीजे से दहशतगर्द करार दिया गया है, उसको जो है आप जो है तकरीर का मौका दे रहे हैं। तो इससे यूएन की अफादियत, उसकी जो जितना भी उसका एक चार्टर है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उभर आता है। सर अगर कुछ करना था तो आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते, अब्राहम अकॉर्ड से ज़रा बात बाहर निकाल लेते और ज़रा बताते उनको कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब इतना अरसा गुजर गया, वहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया, वहाँ पर एक नस्ल पूरी ख़त्म करके रख दी, नौजवान हो, बुज़ुर्ग हो, स्कूल तबाह हो गए, हॉस्पिटल तबाह हो गए, रहा वहाँ कुछ नहीं। तब तक की खामोशी थी, बेहिसी थी। पहले कुछ करना था, अरब ममालिक तमाम पर यह जिम्मेदारी भी आई थी। पाकिस्तान तो अपना रोल यकीनी तौर पर बढ़कर प्ले कर रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका भी, अली सरवर नकवी साहब, अब्दुल्ला गुल साहब का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान की एशिया कप में जो कारकर्दगी रही उस पर बात करेंगे, और भारतीय वतीरा जो एक घटिया और एक भोंडी किस्म की उनकी आदतें हैं, और जिस तरह से उन्होंने एशिया कप को तबाह किया, क्रिकेट की स्पिरिट को तबाह किया, ट्रॉफी लेने से इनकार किया, हाथ मिलाया 15 दिन पहले उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से, बड़े गर्मजोशी से मिले, बाद में उनको याद आ गया कि नहीं मिलना, उनकी भारतीय हुकूमत ने इन्फ्लुएंस किया। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाद आईसीसी को क्या एक्शन लेना चाहिए और लेगी कैसे आईसीसी एक्शन, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वसीम शाह हमारे साथ मौजूद होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे, जरा बात करेंगे एशिया कप को लेकर। भारत ने स्पिरिट ऑफ गेम को तबाह कर दिया है। जेंटलमैन गेम में वाई टीम है जो जेंटलमैन नहीं है। 15 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब से हाथ मिलाने को मरे जा रहे थे, बड़े गर्म जोशी से आपने हाथ मिलाया, खाना भी खाया, वेलकम भी किया, उठ के मिले। उसके बाद आप सलमान अली आगा से भी मिले, वहाँ पर आपने हाथ मिलाया, सारा कुछ हुआ। उसके बाद आपको याद आ गया जी अब हमने नो हैंडशेक करना है,
और ये क्रिकेट की स्पिरिट तबाह करने पे तुल गए। दूसरी तरफ जरा सिलेक्शन पर भी बात करेंगे, ऐसा क्या हुआ, हम क्यों एशिया कप में एक तगड़ी टीम थी उससे हारते रहे, सिलेक्शन में क्या मसाइल हैं, बाबर और रिजवान को क्यों बाहर किया गया, इन सारी चीज़ों को पूछेंगे। वसी शानिया में ज्वाइन किया। वसी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वसी थैंक यू, आपने वक्त निकाला। वसी पहले ज़रा भारतीय टीम और उसके रवैया अजीब बात है, 15 दिन पहले हाथ मिला रहे हैं, आप वेलकम कर रहे हैं, उठ के खड़े हो रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, और ACC के चेयरमैन है, मेरा ख्याल सबसे बेस्ट कैंडिडेट बन गई है भारत सस्पेंशन की। ऐसे देखें, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कारगिल हुआ, उससे पहले जितनी भी जंगें हुई उसके बाद भी कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि हैंड शेक ना हुआ हो। और वैसे भी क्रिकेट, मैं खुद पिछले 10 साल से मैं खेल रहा हूँ, क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई दो टीमें आपस में हाथ ना मिलाएं। और बात यह है कि जिस तरह आपने कहा ना, पहले दिन जब ये सब हुआ उसके बाद ये प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स हैं, इनके घर एट रिस्क थे, वहाँ पे इन्हें सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी कि भाई आप अगर पाकिस्तानियों के साथ हाथ मिलाएंगे तो हम आपके घरों को आग लगा देंगे। और ये होता रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। इंडिया अगर एक मैच भी हार जाता है तो इंडिया में जो शिद्दत पसंद है जो हैं ये बीजेपी वाले, मोदी का जो एक माइंडसेट है, कैफ मुसलमानों को तो टारगेट करते हैं, शामी कैफ और इन सारों के साथ जो कुछ होता है एट रिस्क हो जाते हैं। और वो सिख बेचारे हमारे जो हैं वो भी अपनी जो वो है अपनी वफादारी और वफादारी साबित करने के लिए उन्हें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिस तरह अर्शदीप सिंह ने किया। तो ये एक माइंडसेट का नाम है। इरफान पठान जो करता है, चलें वो जो करता है उसको छोड़ ही दें, उस पर तो बात ही नहीं करते। लेकिन अब देखें कि ये तो बहुत पहले किसी ने कह दिया था कि 1947 में ये कह दिया था कि जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं इन्हें पूरी ज़िंदगी अपनी जो लॉयल्टी है वो इंडिया के साथ साबित करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं रह सकते। और वो आज देख लें, आज 78 सालों बाद भी यही चीज़ वहीं पे खड़े हैं। गेम वसी किस तरह तबाह कर रहा है भारत, कितनी बुरी हरकतें हैं ये, क्या आप 15 दिन पहले हाथ भी मिला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्या मजाक उड़वा रहे हैं सर। ये इसमें सबसे जो बड़ी बात है ना, इसमें ICC को आना पड़ेगा। जिस तरह आपने सस्पेंशन वाली बात की, उससे पहले मैं बात करूंगा, सूर्या कुमार यादव वो आए, उन्होंने बीजेपी का जलसा बना दिया प्रेजेंटेशन को, 30% उन पे फाइन हुआ है। ठीक है, कल को हम कहीं पे जीतेंगे, कहीं पे हम जब परफॉर्म अच्छा करेंगे तो हम फिर जब करेंगे तो 30% फाइन क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, कोई भी भर देगा। हारिस रऊफ पे फाइन हुआ, भर देगा। ऐसे ही है, मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि मैं भरूंगा फाइन हारिस रऊफ का, वो एक अलग डिबेट है, परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है। लेकिन आप जब जेंटलमैन गेम की बात कर रहे हो तो इसमें ICC को खुद आना पड़ेगा। ICC को टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भी टूर्नामेंट हो उससे पहले इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कल को कोई भी आके गजा पे भी बात कर सकता है, कोई भी आके फ़लस्तीन पे भी बात कर सकता है, कोई भी आके कश्मीर पे भी बात कर सकता है। ख्वाजा पर पाबंदियां लगाई इन्होंने। मोइन अली ने सिर्फ एक बैंड पहना था, एक बैंड पहना, उस पे स्टिकर लगाने पे उस्मान ख्वाजा पे। तो ये चीज़ें ICC को बायस्ड नहीं होना पड़ेगा। ICC जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है उसको वहाँ से निकल के सिर्फ एक जय शाह नहीं रन करता, और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये जो प्लेयर्स हैं, हमारी एक और जगह पे बात हो रही थी कि हमें ये जो तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको मिलके, खास तौर पे बांग्लादेश, UAE, श्रीलंका, ओमान, बाकी नेपाल है, इवन को तो आप इन सब को मिला के हमें ICC में जाके कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए कि एक टूर्नामेंट उसको खराब किया गया और मुसलसल खराब किया गया। अच्छा, सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से। मैं आपसे अगर पूछूं वसी, क्या आज से पहले ऐसा कभी देखा है अगर रिवायत पड़ गई? आप, मुझे ये समझ नहीं आ रही, 15 दिन पहले आप मोहसिन नकवी साहब से हाथ भी मिला रहे हैं, गर्मजोशी से मिल भी रहे हैं और बड़े उठ के उनसे मिल रहे हैं, और उसी के 2-3 दिन बाद आपको ये मसला कैसी अजीब, मतलब ये तो साफ साफ नजर आ रहा है हिपोक्रेसी। सर, हमने जो इनके राफेल गिराए हैं हमने जो इन पे फतह 1 फतह 2 जो मारे हैं ना, जो 10 मई का जो दिन था ना, वो इंडिया पे बहुत भारी है और वो उसको अब उतारने की कोशिश कर रहे हैं और वो उतर नहीं पा रहा। नहीं, देखिए क्रिकेट के मैदान, मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट भी किया ना कि क्रिकेट के मैदान से वो चीज नहीं उतरती, इसमें तो हार जीत होती है। एग्जैक्टली। लेकिन तो जंग के थप्पड़ सही पड़ा, वो जो थप्पड़ पड़ा है ना, वो अब मोदी ने अवाम को कुछ तो दिखाना है ना कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। आपकी जो जंग की सुबकी है वो इससे नहीं हटेगी, ये हम कह रहे हैं। जो आपके राफेल गिरे हैं, वो कल बुमराह ने भी कह दिया कि हमारे ऐसे गिरे। हाँ जी, वो मान गए। ठीक है, वो मान गया तो और भी सब मान जाएंगे, और मानने की जरूरत भी नहीं है। हमारे DG ISPR ने
जब 9 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, हमें इंडियन मीडिया को बताना नहीं पड़ेगा, जब हम कुछ करेंगे तो वर्ल्ड विल सी इट, और फिर दुनिया ने देखा। बहुत अच्छा, ये बताएं अब कि क्या अब ये जो काम या जो हरकतें भारत जिस तरह नेगेटिविटी फैला रहा है क्रिकेट में लेकर, काफ़ी सारे बोर्ड और मैं देख रहा हूँ कि रीजन जो क्रिकेट खेलते हैं वो खासे नाला है उनसे, और अब उनके हालात वैसे रहे भी नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करते थे। लेकिन आईसीसी का मसला ये कि सीईओ, चेयरमैन, सीएफओ, इवेंट हेड ये सारे भारतीय हैं, तो वहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर इसकी सुनवाई हो? ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इनको जो मोहसिन नकवी साहब टकरे हैं ना, ये इनको लग पता जाएगा। देखें, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, कोई और बंदा होता वो शायद पीछे हट जाता, अगर वो पाकिस्तानी होता। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जो भी हमारे पहले रहे हैं, हम बहुत बैकफुट पे रहते रहे। कल यही होता, इंडियन टीम किसी और के हाथ से ट्रॉफी लेती, वहाँ पे शेख भी आए हुए थे दुबई के, तो ऐसा कभी भी नहीं होना था। अगर मोहसिन नकवी साहब ना होते तो कल इंडिया ट्रॉफी भी लेके जाता सब। अच्छा। लेकिन वो वापस ले आए हैं और अब इनको लग पता जाएगा। हाँ, उन्होंने तो कहा कि लेनी तो अब आने तो फिर ठीक है, हमसे ही लेनी पड़ेगी। दूसरा एक स्टेटस है ना, देखिए आपने एशियन क्रिकेट बनाई थी ताकि आप एशिया के ममालिक को एम्पावर करें। आप अपने ही उसकी जो है नफ़ी कर रहे हैं, अपने ही लॉज की बनाए हुए लॉज की नफ़ी कर रहे हैं। कल को इसकी टर्न आनी है भारत के पास, सबके पास आती है एशिया में, इसकी टर्न आनी है भारत के पास, फिर हम भी लेने से इनकार कर दें, क्या रह जाएगा? और सर आईसीसी जिस तरह आपने कहा, अभी अगला वर्ल्ड कप है, हम अगर फाइनल में पहुंचते हैं और जीत जाते हैं, हम अगर करते हैं तो फिर उस टाइम आईसीसी को ज़्यादा तकलीफ होगी, उस टाइम आईसीसी क्या करेगा? लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है जो बेहतर हुई है कि हर चीज़ में इंडिया ने पहल की हुई है, तो अब वो हमें ये नहीं कह सकता, आईसीसी भी और वो भी अब एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना स्काई का कि 30% है, तो ठीक है, कोई भी आके पॉलिटिकल बात करेगा, कोई भी आके 30% कटवा ले, 100% कटवा ले, क्या है, हमने बात रखनी है, रख लेंगे। चलें, ये तो भारत के घटियापन पे बात करते ही रहेंगे। अब आते हैं हम, ऐसा क्या हुआ वसी आपके ख्याल में कि एशिया कप में हम अपने पाँव पे खड़े, एक हमारे पास जो मेजर एक लास्ट टीम की हम बात करें, एक टीम थी, चलें हमने इससे पहले ट्राई नेशन में अफगानिस्तान को हराया, जैसे वही लोग प्रोपेगेंडा करके सेकंड बेस्ट टीम कहते थे, तो वो तो नज़र आ गया, पाकिस्तान फाइनल में गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ हमारे हारने की, अगर मोटी मोटी वजूहत आपसे पूछूं, क्यों पाकिस्तान टीम इस तरह 3 मैच खेली, तीनों हार गई? सर देखें, हमारा प्रोसेस गलत है, सबसे बड़ी बात यह है। मैंने और जगहों पे भी बोला है, यहाँ पे भी बोलूँगा, मोहसिन नकवी साहब से ये दरख्वास्त है कि आकिब जावेद नामी बंदे को आप इस मैनेजमेंट, इस सिस्टम से बाहर निकाल दें। उस बंदे ने पर्सनल ग्रजेस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह तक पहुंचा दिया। अब मैं आपको मोटी मोटी बात करूंगा, बाबर और रिजवान इन कंडीशंस में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो यहाँ पे परफेक्ट टेलर मेड प्लेयर्स थे या नहीं। बिल्कुल बेहतरीन, हमारे पास चॉइस थी, लेकिन बाबर रिजवान को बाहर रखने की वजह क्या है? जब पर्सनल ग्रजेस, आपको याद नहीं है कि जब पीएसएल हो रहा था तो यही आकिब जावेद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम के खिलाफ क्या बोला था कि हम इसको आउट ही नहीं करते तो वो हो जाता है, और फाइनल में फिर उन्होंने आउट नहीं किया और कराची किंग्स को वो टाइटल जितवा गए। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो छोटे लोग होते हैं बड़े मसनदों पर फायज होते हैं, तो ये खुद से ऊपर किसी को नहीं देखना चाहते। अब देखें, बाबर आजम अगर 1 सेंचुरी और करते हैं वनडे में तो ही इज योर मोस्ट प्रोलिफिक सेंचुरी मेकर। जी, वैसे भी उनकी सेंचुरी अगर T20 में हम देखें सबसे ज्यादा है, वो ऑल टाइम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन हैं और 130 का स्ट्राइक रेट भी है उनका। अच्छा, ये नहीं भूलना चाहिए। ज्यादा बड़ा मसला रहा वसी हमारा, या हमारा टैलेंट ज्यादा बड़ा मसला रहा? दोनों आप किसी चीज से भी मुंह नहीं फेर सकते। आपने सिलेक्शन मीडियोकर की, हुसैन तलत को आप ले गए और फिर वहां पे जाके हुसैन तलत को खिला दिया। आपके कप्तान ने यहां से जाते हुए कहा था कि हसन नवाज इज अ जनरेशनल टैलेंट। जी बिल्कुल, ठीक है, आपने क्या किया? वहां पे जाके आपने उसको ड्रॉप कर दिया। इतने बड़े मैच से पहले सीधी पिच पे कोई भी होता, वो देखता पिच, वो कहता हसन नवाज का दिन है, आज इसको 15 बॉल्स भी मिल गई, ये मैच साइड पे कर देगा। लेकिन हमारे कोच, हमारे कप्तान ने पता नहीं क्या सोचा। फिर एक और चीज़, बांग्लादेश के खिलाफ जो आखिरी T20 मैच था यहाँ पे जो पाकिस्तान में हुआ था, उसमें आपके कप्तान ने ये बात कही थी कि अगर हारिस, कीपर हारिस, साइम अयूब और हसन नवाज ये परफॉर्मेंस नहीं करते तो ये मेरा कैप्टेंसी फेलियर होगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे, रिकॉर्ड पे ये बात है। बिल्कुल, साइम अयूब की आपने जगह चेंज की,
हारिस को आप पूरा टूर्नामेंट छुपाते रहे, हसन नवाज को आपने टीम से ही निकाल दिया, तो कैप्टेंसी फेलियर कप्तान साहब, फिर आप जवाब देना हमें। अच्छा ये बताएं, इस वक्त कोई ऐसी तब्दीली कुछ होने जा रहा है पीसीबी में, आप देख रहे हैं कुछ ऐसा क्या होने जा रहा है? क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि आकिब जावेद पे बहुत सवालात उठ रहे हैं। क्या माइक हैसन उस तब्दीली से बच जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे? आकिब जावेद पे ये नज़ला गिरेगा? होने क्या जा रहा है? बाबर की वापसी हो रही है, जो खबरें हैं, जो इत्तलात हैं, क्या है? सर देखें, तीन चीज़ें आपने पूछी। एक तो आकिब जावेद को तो निकल जाना चाहिए और निकलेंगे भी, क्योंकि हमने उन्हें ये पूरा साल दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से ये कहानी शुरू हुई है ना, हमने उन्हें पूरा साल दे दिया, अब उन्हें तो निकलना पड़ेगा। अब माइक हैसन के बारे में जो मेरे पास इतलात या मेरा जो सोच भी है वो यही है कि आपने उन्हें एक ही टूर्नामेंट दिया है, लेट्स गो विद हिम, आगे क्रिकेट आ रही है, देखें कि वो, लेकिन आपको जो कप्तान लगाना है वो जो भी हो, सलमान अली आगा इज़ नॉट कैप्टेंसी मटीरियल। कौन लगाएं, किसको लगाएंगे? आप शाहीन को लगा दें, ठीक, परफॉर्मेंस उसकी है, इम्प्रूव किया। देखें कोई भी प्लेयर होगा, हमारा कोई कज़न नहीं खेल रहा है यहाँ पे, कोई चाचे का बेटा नहीं खेल रहा। तो एक बार ट्राई तो कर चुके न्यूजीलैंड सर देखें, एक सीरीज आपने उसे दी, आपने वहां से देखें न्यूजीलैंड में आप जाके पहले कौन से झंडे गाड़ के आते रहे? एक सरफराज अहमद की कप्तानी में आप सीरीज जीते हुए, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं जीते हुए आप न्यूजीलैंड में। तो आप शाहीन को कप्तान बना दें, इंप्रूव कर रहा है, और उसे बताएं कि यू आर नॉट बिगर देन द गेम। हमने बाबर को अगर ड्रॉप किया, हमने रिजवान को ड्रॉप किया, हमने नसीम को ड्रॉप किया है, तो आपको भी ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, अब हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं, आप सिलेक्शन पर आपने बात की है, ऐसी क्या वजह बनी कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में और बाकी जगह सुफियान मुकीम को इग्नोर किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे सब जगह ले गए आप? फिर इरफान नियाजी प्रॉस्पेक्ट बताया गया, उसको नहीं हम सिलेक्शन कर रहे। फिर वसीम जूनियर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रहा, सब कुछ रहा, मैच तक नहीं खेल रहा, 1.5-2 साल से बाहर बैठा है। हसन अली को आप वापस ले आए, हसन अली की टीम में जगह थी या नहीं थी ये बात का सवाल है, लेकिन वापस ले आए आप, उसको भी नहीं खिलाया। खुशदिल किसकी जगह पर आया, नहीं समझ आया। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें खिलाना नहीं था। तो क्या सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ पूरी करनी थी और 11 लड़के पूरे करने थे? लोगों का सवाल है। फिर सोशल मीडिया सरापा एहतजाज है हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को लेकर। देखें, हारिस रऊफ, आप बात करते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज बीन कंसीडिंग रन्स। आप मेलबर्न वाला मैच देख लें, आप यूएसए वाला मैच देख लें, आप पीएसएल वाला जहाँ पे इन्होंने एक मैच में शाहीन और हारिस ने 47 चेज़ करवा दिया था, रात वाला मैच देख लें, 50 रन, 4 बॉलर्स, मतलब 16 ओवर्स में इंडिया ने 100 नहीं किया और उसने 50 रन दिलवा के बेहतरीन उन्हें मैच प्लेट में रख के दे दिया। तो चीज़ें ये हैं कि हारिस रऊफ को तो समझाना चाहिए। उसका एक टेस्ट मैच है, वो लंबी क्रिकेट खेल ही नहीं सकता। वो टेप बॉल वाले उस माइंडसेट से आज तक भी अनफिट हो गए थे, वो भी नहीं खेल। जी, पिंडी में ही हुआ था उनका डेब्यू। तो वहां से वो निकल ही नहीं पा रहे और उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा जैसे भी हो। अगर नहीं निकल पा रहे तो वी आर सॉरी, थैंक यू, हमारे पास बहुत टैलेंट को ड्रॉप करना गलती थी। एग्जैक्टली। आप देखें, आपके पास कल फहीम अशरफ ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप ये देखें कि छक्का खा गए वो भी अपने सेकंड, बिल्कुल अपने लास्ट ओवर में, जहां पर हमें, लेकिन न्यू बॉल के साथ मैं न्यू बॉल की बात कर रहा हूं कि अच्छी बॉलिंग की, अभिषेक को आउट किया, ठीक है। लेकिन आप ये देख लें कि अगर शाहीन के साथ वहां पे नसीम वाली क्वालिटी होती, जहां पे हमने 20 पे 3 आउट कर दिए थे, तो एक ओवर जब उन्हें तीसरा ओवर दिया गया वहां पे भी कैप्टेंसी फेलियर, फिर क्या क्या बात करे बंदा। अच्छा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे आप सारे लोग बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात करते हैं, तो जरा मुझे बताएं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली होनी चाहिए? सर, डोमेस्टिक और शॉर्टली इस पे ज़्यादा। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको ये करना पड़ेगा कि क्लब्स उनको खिलाना पड़ेगा जिनके पीसीबी में कोई ओहदेदार नहीं बैठा हुआ। बस ये शॉर्ट सी बात है। अगर ये बात पीसीबी को किसी को भी समझ आ जाए तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो वही एक ख़ास अकेडमी की टीम आपको रीजन की टीम नज़र आएगी, उसी में खेलेंगे, कोई लूला है लंगड़ा है जैसा भी है वो खेलेगा। 15 में से 13 वो होंगे, 2 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले बंदे आ जाएंगे और 15 की टीम बन जाएगी, वो खेलेंगे भी जैसे भी खेलेंगे। शुक्रिया वसीम शाह, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।